नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है अब तक की 4 बड़ी खबरों का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों को लेकर योगी सरकार में ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों से ज्यादा अल्पसंख्यकों को धनराशि दी है। कितनी धनराशि है और किस किस मद में ये धनराशि दी गई है, ये आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे को लेकर। आज मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर होंगे, जहां पर वो कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर अगर हम बात करें तो नोएडा की है, जहां पर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कमिश्नर का हंटर चला है। सीपी ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। चौथी बड़ी खबर है कोविड-19 को लेकर, यानी कि कोरोना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त देश में जो एक्टिव केस हैं वो 10 लाख के पार हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो ये अब तक की जो 4 बड़ी खबरें हैं, ये आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रवर समिति की बैठक की, जो आज शाम को 5 बजे होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक लोक भवन में होगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रवर समिति की बैठक जब खत्म होगी, उसके बाद शाम को 6:30 बजे कोरोना को लेकर टीम 11 की बैठक होगी, जिसमें बढ़ते कोरोना के केस को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाएगा, कैसे केस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, फिगर को कैसे नीचे लाया जाए, इस पर आज बात होगी। पहले प्रवर समिति की बैठक है और उसके बाद कोरोना को लेकर जो टीम 11 बनाया गया है उसकी एक अहम बैठक आज शाम को 6:30 बजे होनी है। तो कोरोना को लेकर लगातार जो संख्याएं बढ़ रही हैं, सरकारों के लिए भी चिंता की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले प्रवर समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। शाम को पहले 5 बजे बैठक होगी, उसके बाद दूसरी अहम बैठक उनकी शाम को 6:30 बजे है, जिसमें टीम 11 के साथ उनकी कोरोना को लेकर चर्चा होनी है। तो लगातार एक चिंता की बात राज्य सरकार के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक्टिव केस की संख्या जो बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे एक्टिव केस की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जो अस्पतालों में बेड है उनकी उपलब्धता कम होती जाती है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। गोरखपुर में कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। गोरखपुर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है।
तो मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दौरे पर होंगे और इससे पहले वो प्रवर समिति की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद जो 5 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद उन्हें टीम 11 के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक करनी है। एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, आज का दिन मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो गोरखपुर के तो दौरे पर वो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो उनकी एक प्रवर समिति की बैठक होनी है और फिर कोविड-19 को लेकर जो बैठक होनी है, ये दो बैठक काफी इंपॉर्टेंट है आज जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है कोविड को लेकर। बिल्कुल, हम देखें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही हैं और वहां पर वो जहां स्थलीय निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5 बजे लखनऊ में कार्यक्रम होगा जिसमें वो लखनऊ में जो 60 नए डीएसपी जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अफसर हैं जो कि चयनित होकर आए हैं, अब उनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण मौका होगा जब इन पुलिस उपाधीक्षकों को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से उनको विभिन्न जनपदों में तैनाती दी जाएगी। जो कार्यक्रम शाम 5 बजे लोक भवन में होगा, उसके बाद शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। और यह बैठक महत्वपूर्ण भी होगी क्योंकि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जारी किया है। उसके अलावा 50% से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में ना बुलाए जाएं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, उसको लेकर भी निर्देश जारी किए थे। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और यह बैठक महत्वपूर्ण होगी और इस बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, जिसके बाद उनके कई अन्य कार्यक्रम भी हैं। तो हम कहें कि आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें स्थलीय निरीक्षण गोरखपुर में है और उसके बाद लखनऊ में शाम 5 बजे नियुक्ति पत्रों का वितरण है, उसके बाद शाम 6:30 बजे टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक है। जो ये कार्यक्रम लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के लगे हैं, गोरखपुर से वापस आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जी नहीं, एस के वाजपेयी, सबसे बड़ी बात कि जो प्रवर समिति की बैठक है उससे इतर जो सबसे इंपॉर्टेंट बैठक शाम को 6:30 बजे के आसपास जो अब शुरू होने वाली है टीम 11 के साथ जो उनकी बैठक है, उस पर विशेष तौर पर फोकस है। क्या कुछ फैसले, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और ये चिंता की बात है क्योंकि जैसे जैसे एक्टिव केस बढ़ेंगे वैसे वैसे बेड की जो ऑक्यूपेंसी है वो कम होती जाती है। तो उसकी व्यवस्था हो, लोगों को दवाइयाँ हो या फिर वैक्सीन हो, इसकी उपलब्धता हो, इस पर विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, टीम 11 की बैठक प्रत्येक 24 घंटे पर सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं क्योंकि कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज, वाराणसी, उसके बाद देर रात वो गोरखपुर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं आज वो बैठक सुबह होने के बजाय शाम को होगी और महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें जहां पर कोरोना का ग्राफ 10,000 से ऊपर अकेले राजधानी लखनऊ में है, तो कहीं ना कहीं 40,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में दोबारा जो ये वेव आई है उसमें पार कर चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं, करीब 13 जिले हैं जहां पर रात्रि लॉकडाउन भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जरूर है, इन सारी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करने वाले हैं और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे क्योंकि कल की टीम 11 बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। जैसा कि आपने भी बताया कि जिस तरीके से जो बेड्स की समस्या है उसको लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास निर्देश दिए थे, चाहे उनका वाराणसी का दौरा रहा हो या फिर प्रयागराज का, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी ने अलग से जो कोविड बेड की व्यवस्था करने के निर्देश थे। जहां तक राजधानी लखनऊ का सवाल है तो 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बलरामपुर, टीएस मिश्रा, उसके अलावा एरा मेडिकल कॉलेजेस, ये 3 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड मेडिकल कॉलेज के तौर पर प्रयोग करने के निर्देश दिए थे। मतलब इसमें सामान्य मरीजों का इलाज नहीं होगा, जो कि कोविड मरीज होंगे उन्हीं के लिए ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स होंगे। तो ये बेड की समस्या ना हो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले करीब 3 सप्ताह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, उसके बाद बेड्स की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश भर में हुई थी। तो जहां लखनऊ में 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल होंगे, वहीं अगर हम बात करें वाराणसी और प्रयागराज की, वहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था कि कोविड बेड की अलग से डॉक्टर्स व्यवस्था करें, उसके लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल की व्यवस्था करें। तो कहीं ना कहीं उस समस्या को दूर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया है कि चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी संस्थान हो, उसमें 50% से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर ना बुलाया जाए, 50% कर्मचारियों को रोस्टर कई सारे दिशा निर्देश यहाँ पर एस के वाजपेयी दिए गए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आज जो बैठक होगी उसमें कुछ ठोस फैसले हों और उस जो भी फैसला होगा अपने दर्शकों को हम बताएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बढ़ते आगे, अयोध्या से अगली खबर है। मंदिर निर्माण समिति की आज अयोध्या में बैठक होगी। आज और रविवार को मंदिर निर्माण समिति की बैठक है और इसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र मौजूद रहेंगे और इस बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी, लार्सन एंड टोब्रो के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी। श्री राम मंदिर की बुनियाद की भराई और उसकी तकनीकी पहलुओं को लेकर यहां पर बैठक होनी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज और कल, यानी आज शनिवार और कल रविवार के दिन 2 दिन का ये बैठक होना है, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र शामिल होंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, लार्सन एंड टोब्रो और टाटा कंसल्टेंसी, उनके साथ जो तकनीकी पहलू हैं, क्योंकि मंदिर का जब निर्माण हो तो उसकी बुनियाद इतनी मजबूत हो कि आने वाले कई सौ सालों तक मंदिर अजर अमर हो रहे। मंदिर की बुनियाद को, मंदिर को किसी तरीके की बुनियाद में दिक्कत ना हो, आगे चल के कोई समस्या ना हो, ऐसा ज़रूरी है कि उसकी बुनियाद काफ़ी मजबूत हो। इसको लेकर ये 2 प्रमुख कंपनियां हैं, टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टोब्रो, जिनके साथ चर्चा भी की जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की जो भव्य मंदिर बननी है, उसको लेकर लगातार मंदिर समिति की ओर से बैठकें हो रही हैं। आज और कल 2 दिन भी बैठक होनी है, जिसमें मंदिर के बुनियाद को लेकर जो तकनीकी समिति है और जो 2 कंपनियां हैं, उनसे चर्चा की जाएगी। तो मंदिर समिति की जो बैठक है वो आज और कल, यानी शनिवार और रविवार के दिन होनी है। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त मेरे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। राघवेंद्र, मंदिर समिति लगातार मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर का नक्शा कैसा हो, बुनियाद कैसी हो, मंदिर बने तो वो अजर अमर हो, अगले कई हजार सालों तक मंदिर की बुनियाद को दिक्कत ना पहुंचे, उसको लेकर लगातार कवायद हो रही है। आज और कल जो ये 2 बैठक होनी है 2 दिन की, क्या कुछ इंपॉर्टेंस इस बैठक का है, क्या कुछ खास इस बैठक में निकल सकता है? देखिए, 2019 की 9 नवंबर को जो एक ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिससे राम मंदिर का भव्य निर्माण होना था, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों का निर्धारण कर दिया गया था और उन सदस्यों ने एक मंदिर की अच्छी खूबसूरती आए और मंदिर जो है अजर अमर हो। जैसा भी आप कहा कि इसकी सबसे खास चीज है कि मंदिर किस जो है तख्ते के रूप में जो है यहाँ पर बनेगा और उसकी सुरक्षा कैसे होगी, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का एक गठन किया गया। श्री राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ ट्रस्ट का एक गठन किया गया था। इसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए जो इंजीनियर है उनको इसमें रखा गया था। साथ ही प्रधानमंत्री के जो पूर्व सलाहकार है नृपेंद्र मिश्र, वह भी जो है इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। टाटा कंसल्टेंसी और इसके अलावा लार्सन एंड टोब्रो यानी LNT के जो इंजीनियर हैं, उनके साथ आज नृपेंद्र मिश्र की बैठक होनी है। नींव का कार्य अभी चल रहा है, खुदाई पहले ही हो चुकी है, नींव भरने का कार्य शुरू हो रहा है। ऐसे में कहीं किसी भी तरीके से भूकंप रोधी या अन्य तमाम तकनीकियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। खासकर जो स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उसके भी जो है जानकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री और मंत्री के सामने अयोध्या के विकास को लेकर प्रस्ताव रखा था। उन सारे मुद्दों पर नृपेंद्र मिश्र आज ब्रीफिंग कर सकते हैं। साथ ही राम जन्मभूमि क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्र भी उस बैठक में रहेंगे, राजा भिंदर मोहन भी इस बैठक में रहेंगे, जिला अधिकारी के तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही यहाँ के कमिश्नर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के करीब 1 दर्जन के करीब इंजीनियर और 1 दर्जन ही सदस्य, यानी कुल मिलाकर के 20 से 25 लोग इस पूरी बैठक में होंगे। 3 घंटे तक आज यह बैठक चल रही है और कल भी लगभग 3 से 3.5 घंटे की बैठक चल रही है। पूरे तरीके से मंदिर के खंभे बनाए जाते हैं, 212 खंभे बनेंगे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ की चारों दिशाओं में किस तरीके से रास्ते होंगे, उन सभी पर गहन चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो सरयू नदी है, क्योंकि वाटर लेवल भी यहाँ पर काफी ऊपर है, इसकी गहराई कितनी ज्यादा रहेगी, उसकी
उन सारे मुद्दों पर आज एक बैठक करने का पूरा प्रस्ताव पास हुआ था, जो कि आज और कल यानी 2 दिन की यह बैठक होगी। नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में कल देर शाम वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का दर्शन किया था, माथा टेका था बजरंग बली के सामने। और आज सर्किट हाउस में बैठक के दौरान इन वीडियो से वो ट्वीट करेंगे कि तरीके से निर्माण कार्य। राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 2 दिन की बैठक होनी है मंदिर समिति, और इसमें 2 बड़ी जो कंपनियां हैं उनके तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद होंगे। बुनियाद कैसे मजबूत हो उसको लेकर चर्चा की जाएगी। गाजियाबाद से इस वक्त खबर है जहां पर किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर जाम लगा दिया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा की अगुवाई में किसानों ने जाम लगाया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर का लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद की, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को किसानों ने जाम कर दिया है और इस जाम से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में यह जाम किया गया है और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस वक्त प्रिया राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया, ये जो जाम किसानों ने लगाया है, वजह क्या है? क्या इसके पहले कोई सूचना इन लोगों ने दी थी कि ये जाम करने वाले हैं? जी हाँ, अभी इस वक्त इन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल पर जाम लगाया है और आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। वहीं अपने कृषि कानून की मांग को लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं और कल दनकोर में भी डीएम ऑफिस के यहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और आज ईस्टर्न पेरिफेरल को पूरा जाम कर दिया है। प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची है? जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासनिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है और किसान हुए हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वो जो जाम लगा है इससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसके पहले क्या उन्होंने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी थी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे? और आप जैसे आपने बताया कि लंबा जाम लगा पड़ा है, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके दिक्कतों का क्या? जी सर, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज आपने जाम किया है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी भी इससे हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, क्यों किया आप लोगों ने? जो लोग ये कर रहे हैं वो कितने परेशान है पहले उसका आकलन नहीं होना चाहिए। और वही लोग किसान मजदूर अपने बाल बच्चों के साथ पिछले 4-5 दिन सड़कों पर बैठे और ये सरकार ने बैठा। तो ये सरकार की कमियां आपको सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए। ये लोग परेशान है आम आदमी, और आज जो हमारे बैठ रहे लोग परेशान हो रहे होंगे वो भी हमारे भाई परेशानी हो रही है। तो ये सरकार की जिम्मेदार सरकार को समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सरकार को ये समझना चाहिए। आगे हम बात करेंगे। सर, आज आपने फिर से जाम किया, कल डीएम ऑफिस के यहाँ भी आपने प्रदर्शन किया था। हम ये बताना चाहते हैं देश में जितने भी कानून लाए गए उनसे बात करने के बाद आते हैं। आज देश के जो 3 काले कानून आए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन हमने कल ये मीडिया के माध्यम से जानकारी आपको दी, पूरे देश को दी, कि आज भी आड़तियां उन्हीं कानूनों को मानते हुए, उन्हीं कानूनों की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए देश के किसान की फसल को लूट रहे हैं। जो डर था, जो खतरा था, जिसको किसान कह रहे थे कि एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो हमने कल गौतम बुद्ध नगर की दनकौर मंडी में बिल्कुल क्लियर कर दिखाया। वहां पर आड़ती अब मंडी में नहीं आ रहे हैं, कोई मंडी शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं, बाहर से किसान की फसल को औने पौने में लूट रहे हैं, और उसका कारण ये होगा कि आने वाले दिनों में एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी और ये एमएसपी जो घोषित होती है ये भी खत्म हो जाएगी। तो हमारी लड़ाई यही तो है कि ये कानून खत्म किए जाएं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उसके बाद भी खरीदारी उन्हीं के आधार पर की जा रही है। तो इसके लिए क्या करें हम? आप हमें कोई ऐसा साधन बता दो जिससे सरकार हमारी बात सुन ले। हम तो जाम लगाना हमारा कोई ये नहीं है कि हम अपने ही तो आदमियों को परेशान कर पाते हैं, लेकिन हम करें भी क्या? देश की सरकार तक बात पहुंचाने का एक माध्यम होता है मीडिया, और मीडिया जब ही आता है जब होता है, वैसे मीडिया कहाँ आता है? मीडिया का पर भी तो कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है ना।
और बंदूक का पैरा जब निकल कर आता है जी मजबूरी हो जाती है उसकी, जब इतना बड़ा प्रदर्शन होता है तो हमें जाना पड़ता है। सर कोरोना की लहर 12 से एक बार है, नाइट कर्फ्यू यहाँ लग चुका है, किस तरीके से आप लोग सामना करेंगे? क्या आप गाजीपुर पर लगातार डटे हुए? हम उसी तरीका से सामना करेंगे जिस तरीका से पश्चिम बंगाल में भाजपा कर रही है, उसी तरीका से हम यहाँ कर लेंगे। जो गाइडलाइन उन्होंने वहाँ फॉलो कर रखी है, जो रोड शो में जैसे वो भीड़ लेके जाते हैं, जो उन्होंने अपने साथ संसाधन ले रखे हैं, उन्हीं संसाधनों को हम यूज कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी खुलेआम केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, सब जगह जाकर के खुलेआम चल रहा है। सर 4 महीने से ज्यादा हो गए, आप लोग क्या कहेंगे? फिर से आप आज कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा है, सरकार ने मजबूर कर रखा है, हमारा कुछ शौक नहीं है। हम यहाँ सरकार से वार्ता करने आए थे, 10-11 रोज की वार्ता करी, लेकिन वो बहकाया गया। आज हमें 135 हो गए। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं इस काम के माध्यम से कि हमारा मनोबल डाउन होने वाला है। हम अपनी गन्ना की फसल 1 साल तैयार करते हैं और 1 साल बाद नुकसान लेते हैं, 2 साल अपनी फसल के लिए हम नुकसान कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को मजबूत बनाने वाले कानून, हमारी भूमि को छीनने वाले कानून को बिना वापसी कराए हम इससे नहीं जाते। ये 3 किसान विरोधी काले कानून वापस हो, MSP का कानून बने, तभी हम जाएंगे। और आज इस काम के माध्यम से हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं देश की 98% जनता की लड़ाई है। आज जिस तरह से 2 रुपये की लागत, कुल 2 रुपये की लागत नहीं आती है, वो बोतल 20 रुपए की मिलती है। और हमारे 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए हम आपको ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, 30 लीटर पानी डिस्टिल से बढ़िया समर का खर्च होता है, रसायन, दवाई, खेत, मेहनत लग गई, हमारा 16 रुपये। आज सरकार कह रही है हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में कहे MSP है और रहेगी। हम आज प्रधानमंत्री जी को आप इस चैनल से माध्यम से बताना चाहते हैं MSP है तो दिलाएं। आज गेहूं की MSP 1975 है, 1650 रुपए गेहूं मंडियों में। सर 4 महीने से ज्यादा हो गए, लगातार आप डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार से आपकी कई दौर की वार्ता हो गई है, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है, क्या कहेंगे? निकलेगा, टाइम लगेगा। चलिए प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में से ये खबर है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को किसानों ने जाम कर दिया है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि कल सुबह 8 बजे तक ये लोग जाम रखने के प्लान से इन्होंने यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस को जाम किया है। और ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये इसी तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज से अगली खबर है, जहां पर पराली जलाने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। महाराजगंज में पराली जलाने का मामला थम नहीं रहा है। पराली जलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिले में सैकड़ों एकड़ खेत में इस वक्त पराली जल रहे हैं। NH-24 के से सटे दर्जनों गांव में पराली जलाए जा रहे हैं। और ये रात को ली गई तस्वीर है, देखिए कैसे ये जो आप आग देख रहे हैं, ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। खेतों में ये आग लगाई गई है जहां पर ये पराली जल रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मौन है। और ये देखिए, पराली जलाना बैन है लेकिन उसके बावजूद खुलेआम पराली जलाए जा रहे हैं। प्रशासन को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही है खेत। और ये जो आग लगी है ये लगी नहीं है, इसको लगाई गई है, बाकायदा पराली जलाया जा रहा है खेतों में। और रात को लपटें देखें कितनी तेज नजर आ रही है।